Hello everyone, welcome to Mathsthan and I welcome you all to the classes of Political Science. और आज के हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल थिंकर्स G.W.F. Hegel एंड कार्ल मार्क्स. आई एम श्योर दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट कार्ल मार्क्स एंड मार्क्सिज्म, लेकिन कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए थे आइडियाज ऑफ G.W.F. हेगल से. तो आज के इस लेक्चर में हम दोनों ही पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने वाले हैं, समझेंगे इनके पॉलिटिकल आइडियाज और इनके आइडियाज में क्या क्या डिफरेंसेस थे. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल G.W.F. हेगल. सो G.W.F. हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे एंड प्रोपाउंडर थे आइडियलिज्म के. ठीक है ना, ही वाज आल्सो अ प्रोपाउंडर, यानी सपोर्ट करते थे किसको? आइडियलिज्म को. और आइडियलिज्म किस पर फोकस करता है? आइडियाज पर, ठीक है, विचारों पर. और ही वाज बेसिकली इनके जो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हिज फादर वाज अ सिविल सर्वेंट. G.W.F. के जो फादर थे वो सिविल सर्वेंट थे. ये एक मिडिल क्लास प्रोटेस्टेंट फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, और आप कह सकते हो कि इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, ही वाज फ्रॉम अ प्रीटी नाइस बैकग्राउंड. ठीक है ना, ऐसा नहीं था दैट ही वाज इनटू एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और व्हाटएवर. तो इनके फादर सिविल सर्वेंट थे एंड इन्होंने आइडियलिज्म को सपोर्ट किया है. ठीक है, इनका जो सेंट्रल बिलीफ था वो था रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि जो G.W.F. के फॉलोअर्स थे जिन्होंने इन्हें फॉलो किया, कुछ थिंकर जैसे कि एडमंड बर्ग, या फिर हमने जे रूसो की भी बात करी है ना. तो इन्होंने स्टेट के बारे में बहुत मार्जिनली बात करी है, मतलब बहुत कम बात करी है अबाउट स्टेट. लेकिन जो हेगल थे ना, इनके लिए स्टेट ही सेंट्रल आइडिया था. इनके लिए जो राज्य का होना, किसी गवर्नमेंट का होना, दैट वाज वेरी मच सेंट्रल टुवर्ड्स हिज पॉलिटिकल थिंकिंग. ठीक है, अब जब हमने बोला कि उनका जो सेंट्रल बिलीफ था, उनकी जो मेन मान्यता थी वो ये थी कि रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन, यानी वास्तविकता तर्क संगत है और तर्क द्वारा संचालित होती है. अब क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? ठीक है, एंड इनकी जो फेमस स्टेटमेंट है वो ये है दैट व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल. यानी जो रैशनल है, जिसमें लॉजिक है, वही सच्चाई है, और जो सच्चाई है वो लॉजिकल है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो गया होगा कि इस टर्म का क्या मतलब है. जो इनका कोर आइडिया है दैट इज रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन. सो व्हाट डू वी मीन बाय इट? देखो, सबसे पहले ना हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, दैट इज रैशनल. अब इस वर्ड रैशनल का क्या मतलब है? देखो, रैशनल का मतलब है, लेट अस टेक इट टू अ एम्प्टी पेज, यहां पर समझते हैं. ठीक है, इन्होंने कहा दैट रियलिटी इज रैशनल, यहां पर लिख लेते हैं पहले, क्योंकि यही बेटा इनका मेन आइडिया है. और अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर आपको हेगल का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा. इसीलिए इस स्टेटमेंट को, जो इनका कोर आइडिया है, इसको अच्छे से समझते हैं. So this is the statement. Reality is rational and rational is and structured by reason. तो reality तो आपको पता है, वास्तविकता, ठीक है, जो रियल. अब rational, rational से इनका मतलब है लॉजिकल. ठीक है, यानी कि that can be understood, यानी समझ में आने वाली चीज, अंडरस्टैंडेबल समझ लिख लेते हैं हम. ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती. ठीक है ना, हेगल का ये मानना है that nothing in this world happens without a reason. ठीक है, कोई भी चीज अगर दुनिया में हो रही है तो वो बिना किसी रीजन के नहीं होती, ये मानना है हेगल का. और यही आपका रैशनल वर्ड का भी यहाँ पर मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो वो बारिश रैंडमली नहीं हो रही, वो ऐसे ही नहीं हो रही, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे साइंस है. ठीक है, और अगर आप इसका एक और एग्जांपल समझो, रियल लाइफ से अगर आप रिलेट कर पाओ, तो अगर एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है, तो वो रैंडम चीज नहीं है. बच्चे का फेल होना या पास होना
उसके पीछे भी रीजन है, या तो उस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से वो बच्चा एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस टर्म का क्या मतलब है? रैशनल। रैशनल से ही मीन्स लॉजिकल, यानी जो चीज समझ में आ सके। और उनका ये मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज बिना लॉजिक के, बिना रीजन के नहीं होती, है ना। अगर बारिश भी हो रही है तो वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे भी एक साइंस है। सिमिलरली अगर बच्चा को एग्जाम में पास होना है या फेल हो रहा है, वो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, उसकी प्रिपरेशन उसका रीजन है पास या फेल होने का, राइट। तो ये है रैशनल का मतलब, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक, हमेशा एक रीजन होगा। जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इसीलिए रियलिटी इज रैशनल, यानी कि कोई भी चीज बिना किसी रीजन के या ऐसे ही नहीं होती, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। अब उसके बाद ये वाली टर्म पर आ जाओ, स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन। इसका मतलब दैट द वर्ल्ड इज नॉट अ मेसी वर्ल्ड। ठीक है, द वर्ल्ड इज नॉट अ मेसी वर्ल्ड, या फिर आप लिख सकते हो द वर्ल्ड इज नॉट अ मेस। ये वर्ल्ड एक कयास नहीं है, ठीक है ना। ये जो दुनिया है ये मेसी या उलझी हुई दुनिया नहीं है, सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। एवरीवन फॉलोज अ पैटर्न, जैसे कि नेचर हो गया, सोसाइटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, सब एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। सो वी कैन राइट हियर दैट स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन मीन्स दैट एवरीवन फॉलोज अ पैटर्न, सब एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल एक पूरा सिस्टम है ना। उस सिस्टम में क्लासेस हैं, कुछ रूल्स हैं, एक टाइम पर एग्जाम भी होंगे, तो हर एक चीज क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, इजंट इट। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रक्चर्ड, कि भाई जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है ना, सबसे पहली चीज तो वो लॉजिकल है ना, हम उसको समझ सकते हैं, कोई भी चीज दुनिया में बिना रीजन के नहीं हो रही। और दूसरी चीज जो वास्तविकता है वो स्ट्रक्चर्ड है, किससे, रीजन से, ठीक है। हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। तो इन सिंपल वर्ड, रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन का मतलब है कि दुनिया में जो वास्तविकता है वो लॉजिकल है, हर चीज जो हो रही है उसके पीछे रीजन है, और ये दुनिया जो है वो अपने आप में स्ट्रक्चर्ड है, अपने आप में एक सिस्टम फॉलो कर रही है जो कि बिल्कुल सही है और रीजन के बलबूते पर है, बिना वजह नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बेटा एक कोर आइडिया है। ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हेगल को पढ़ रहे हैं ना, तो उनके इस कोर आइडिया को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन, यानी वास्तविकता जो है वो तर्कसंगत है, रैशनल है, लॉजिकल है और समझी जा सकती है। कोई भी चीज दुनिया में बिना किसी वजह से नहीं हो रही। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन, यानी कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब चीज एक सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो ये जो दुनिया है ना, ये जैसी दुनिया बन करके हमारे सामने आई है, ये कोई उलझी हुई दुनिया नहीं है। एवरीथिंग हैज फॉलोड अ पैटर्न, और हर चीज स्ट्रक्चर्ड होती है रीजन से, लॉजिक से। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको उनका ये जो सेंट्रल आइडिया है ना, ये समझ में आया होगा, ठीक है। वास्तविकता जो है तर्क संगत है और तर्क द्वारा संचालित है, यानी रीजन ही उसको संचालित कर रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। अंडरस्टूड? तो GWF हेगल का जो कोर आइडिया है दैट इज आइडियलिज्म, ठीक है। उन्होंने विचारों पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और उनका जो खुद का सेंट्रल बिलीफ था वो ये था कि रियलिटी लॉजिकल है, रैशनल है और तर्क द्वारा संचालित है, ठीक है। और उनका ये फेमस कोट है, व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल। जो लॉजिकल है, जो समझा जा सकता है, वही सच्चाई है, और जो सच्चाई है वो लॉजिकल है, यानी सच्चाई को समझा जा सकता है, उसके पीछे लॉजिक्स और रीजंस है। एम आई क्लियर? चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय GWF हेगल, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। सॉरी, डायलेक्टिकल मेथड, नॉट मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म आगे पढ़ेंगे, बट डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति। अब क्या होता है डायलेक्टिकल का मतलब? देखो, जब आप ये वर्ड पढ़ते हो ना, डायलेक्ट, तो डायलेक्ट, डाय मीन्स टू, ठीक है, एंड डायलेक्टिकल मीन्स व्हेन देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कि आपको एक आइडिया आया, एक सोच, फिर दिमाग में आता है कि यार नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो डायलेक्टिकल मेथड क्या है कि एक आइडिया आता है, उसके बाद फिर उसका ऑपोजिट आइडिया आता है,
फिर वो जो आइडिया और जो ऑपोजिट आइडिया है वो मिल करके एक नया आइडिया बनाते हैं, ठीक है। तो यही होता है डायलेक्टिकल मेथड, और उसमें उन्होंने पॉपुलराइज किया थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। यानी कि उनका मानना है कि भाई आपको एक आइडिया आया, ठीक है, वो आइडिया आपका ओरिजिनल आइडिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस से मैंने बोला कि आज मैं घूमने जाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक ओरिजिनल आइडिया है जो मैंने सोचा कि आज मुझे घूमने जाना है। फिर उसका एक ऑपोजिट आइडिया मुझे आया, मुझे ऑपोजिट आइडिया ये आया कि यार घूमने तो मुझे जाना है लेकिन मेरा एग्जाम भी आ रहा है, चलो घूमने नहीं जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ आज, ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरे इस ऑपोजिट आइडिया ने मेरे घूमने जाने वाले आइडिया को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये मन बना लिया कि मैं आज घूमने नहीं जा रही हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगी। तो ये ओरिजिनल आइडिया के बाद ये जो था ये हमारा ऑपोजिट आइडिया आ गया, ठीक। अब फिर उसके बाद मैंने सोचा यार घूमने जाने का मन तो बहुत है पर पढ़ना भी है। तो फिर मैंने एक आइडिया निकाला कि चलो ऐसा करती हूँ कि सुबह 5 घंटे पढ़ लूंगी और उसके बाद बाकी का जो दिन बचेगा उसमें मैं घूम लूंगी। तो ये क्या हुआ, ये एक न्यू आइडिया क्रिएट किया मैंने, है ना। और इसको बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ, जो हेगल ने हमें डिस्क्राइब करा, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड है ना, वो यही मेथड है कि एक आदमी को जो है एक आइडिया आए, फिर उस आइडिया का एक ऑपोजिट आइडिया आए, और फिर इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन से एक नया आइडिया बनता है। तो जो ओरिजिनल आइडिया है उसको हेगल ने कहा थीसिस, जो उसका ऑपोजिट आइडिया है यानी जो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है उसको बोला एंटीथीसिस, और फिर इन दोनों के जो उससे कॉन्ट्रडिक्शन से जो एक नया आइडिया बन करके आया उसको कहा सिंथेसिस, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मेथड में वो कहते हैं कि रियलिटी डेवलप्स थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड देयर रेजोल्यूशन, यानी वास्तविकता विरोधों और उनके समाधान के माध्यम से विकसित होती है। यानी कि जो वास्तविकता है, जो हमारी रियलिटी है, वो इस डायलेक्टिकल मेथड से इवॉल्व हुई है। यानी कि इंसान को एक आइडिया आता है, उसके बाद एक ऑपोजिट आइडिया आता है, फिर वो उससे न्यू सिंथेसिस करते हैं। और जब तक ये आइडिया एंड दिस थीसिस एंड एंटीथीसिस, जब तक ये प्रॉपर सिंथेसिस नहीं बना लेती तब तक ये इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहेगा, जब तक आप एक नए और एक्सेप्टेबल आइडिया पर नहीं पहुंच जाते। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल में डिस्कस करा है ना, आइडिया क्या था मेरा कि मुझे घूमने जाना है और आज मैं घूमने जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा यार घूमने नहीं जा रही हूँ, मेरे एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मैं आज सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगी। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और सोचा, मतलब मेरे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शंस चलती रही, पर उसके बाद फिर मैं एक नतीजे पे आई कि जब मेरा मन है घूमने जाने का तो मैं ऐसा करती हूँ कि दिन के 5 घंटे आज मैं घूम कर आऊंगी, हाफ डे में आज मैं घूमूंगी एंड देन हाफ डे में मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगी। तो जो ये न्यू आइडिया निकला ना, दिस वुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस एंड दिस आइडिया विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो ये होता है। एक और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस है, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिशंस जो पुराने रीति रिवाज हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा थीसिस। उसके बाद जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है, पुराने ट्रेडिशन को बदल रही है ना, राइट। तो जो न्यू जनरेशन है वो ओल्ड ट्रेडिशन को पुराने तरीके से, ओरिजिनल तरीके से तो फॉलो नहीं कर रही, क्या कर रही है, उसका ऑपोजिट ही तो कर रही है ना। जो हमारे पुराने तरीके हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन है, उनका ऑपोजिट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटीथीसिस हो गया। अब फिर ये दोनों थीसिस और एंटीथीसिस यानी ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन मिलकर के एक न्यू सिस्टम इवॉल्व करते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल होगा, तो उसको बोला जाता है सिंथेसिस। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो चेंज हो रहा है सोसाइटी में वो भी रैंडम नहीं होता, लॉजिकल प्रोसेस होता है उसके पीछे भी, ठीक है ना। तो इसको जरा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, लेट अस इरेज दिस एग्जांपल। Let us write the core idea here. तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड है ना, इस डायलेक्टिकल मेथड से जो हमें समझ में आ रहा है या जो चीज हमने सीखी है वो ये है दैट चेंज, जो बदलाव है, जो रियलिटी में जो चेंजेस हैं, चेंजेस आर नॉट रैंडम।
देयर इज अ लॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट. अंडरस्टूड. तो डायलेक्टिकल मेथड ये कहता है कि चेंज भी रैंडम नहीं होता. अगर बदलाव हो रहा है ना तो वो भी ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी तर्क है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से वो चेंज आपको सोसाइटी में देखने को मिल रहा है. ठीक है ना. तो आप डायलेक्टिकल मेथड में, हेगल के डायलेक्टिकल मेथड में दिस थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस वाली टर्म्स को याद रखेंगे. थीसिस होता है हमारा ओरिजिनल आइडिया, एंटीथीसिस होता है उसका ऑपोजिट आइडिया, और सिंथेसिस होता है जो इन दोनों के समाधान से जो एक आइडिया निकल करके आता है जो सभी को एक्सेप्टेबल होता है. ठीक है. और डायलेक्टिकल मेथड का क्रक्स है दैट चेंजेस आर नॉट रैंडम, देयर इज अ लॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट. यानी कोई भी अगर बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रीजन के नहीं हो रहा. अंडरस्टूड. सो नाउ आफ्टर आई होप आपको ये डायलेक्टिकल मेथड समझ में आया होगा. ठीक है ना. बेसिकली इट इज जस्ट द कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब कि देर इज सर्टेन पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, देर इज सर्टेन आइडिया और फिर उसको काउंटर करने के लिए एक ऑपोजिट आइडिया, और फिर जब आइडिया और ऑपोजिट आइडिया जो मिलकर जो एक नया कंक्लूजन निकालते हैं दैट इज कॉल्ड योर सिंथेसिस. ठीक है. अच्छा, ये हेगल का मेन आइडिया, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है ना. रियलिटी इज रैशनल एंड स्ट्रक्चर्ड बाय रीजन, इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी था एंड आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा. ठीक है. सिंपल से यही था कि कुछ भी दुनिया में जो भी हो रहा है वो लॉजिक से हो रहा है, बिना किसी रीजन के नहीं हो रहा, और रियलिटी जो है वो भी अपने आप को एक सिस्टम में ढाल लेती है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है, और उस स्ट्रक्चर के पीछे भी रीजन ही होता है. ठीक है. इतना समझ में आया. आई होप आपको डायलेक्टिकल मेथड एंड द कोर आइडिया ऑफ GW.F. हेगल अभी तक आपको समझ में आ गया है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू हिज नेक्स्ट आइडिया, and that is the idea of absolute idealism, परम आदर्शवाद. अब क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म? देखो, पहले ना इनका बेसिक आइडिया समझते हैं. बेसिक आइडिया क्या है? हेगल कहते हैं कि रियलिटी सिर्फ फिजिकल चीजों से नहीं बनी बल्कि आइडियाज से बनी है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ही वाज अ प्रोपाउंडर ऑफ आइडियलिज्म. उनके लिए क्या मैटर करते हैं? आइडियाज मैटर करते हैं. ठीक है. और उनका बेसिक आइडिया, जो उनका बेसिक विचार था, वो यही था कि जो हमारा वास्तविक जीवन है ना, वो सिर्फ चीजों से नहीं बना, वो किससे बना है? विचारों से बना है, आइडिया से बना है. ठीक है. सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट हियर दैट रियलिटी इज नॉट मेड आउट ऑफ फिजिकल थिंग्स, आउट ऑफ फिजिकल मटीरियल्स कह लो या थिंग्स कह लो. In fact, it is made by ideas. ठीक है. So, हेगल का जो बेसिक आइडिया है when it comes to idealism, वो यही है that reality सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं बनी बल्कि किससे बनी है? विचारों से बनी है, आइडियाज से बनी है. ठीक है. हेगल कहते हैं कि जो फाइनल रियलिटी है वो होता है एब्सोल्यूट माइंड. किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एक यूनिवर्स का जो एक स्पिरिट है, तो उन्होंने स्पिरिट पर, जो एक सोल होती है, उस पर ज्यादा फोकस किया है. ठीक है ना. तो लिख देते हैं हेगल का ये वाला आइडिया भी, दैट व्हाट वाज इट? फाइनल रियलिटी. फाइनल रियलिटी इज व्हाट? एब्सोल्यूट माइंड. ठीक है. एब्सोल्यूट माइंड में यहां पर यूनिवर्सल विचार, यूनिवर्सल माइंड आएगा. ठीक है. देखो, अभी भी कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो सबसे पहले तो देखो यही समझो कि आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनके लिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट, कंप्लीटनेस. ठीक है. एब्सोल्यूट. एंड इट सेज दैट रियलिटी इज नॉट मेड आउट ऑफ फिजिकल मटेरियल्स, यानी जो हमारा जो वास्तविकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से नहीं बनी है, इनफैक्ट आइडियाज से, विचारों से बनी है. ठीक है. और उनका मानना था कि जो फाइनल वास्तविकता है, जो फाइनल रियलिटी है, वो एब्सोल्यूट माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है. इसको अगर सिंपली अगर हम समझे
तो आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि रियलिटी का बेस माइंड हम कह सकते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर। आइडियलिज्म इज इक्वल्स टू आइडियलिज्म क्या है, रियलिटी का बेस माइंड। लेट अस राइट इट दिस वे, ठीक है। एंड हमारा जो आइडियलिज्म रिलेट्स टू आइडियाज डेफिनेटली, है ना। तो आइडियलिज्म इज रियलिटी का बेस माइंड एंड एब्सोल्यूट मीनिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो सब कुछ इंक्लूड करता है, ठीक है। इट इज कंप्लीट रियलिटी। सो ओवरऑल पूरी दुनिया एक बड़ी थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है। आपको इतनी सी चीज को समझना है, दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस। आइडियाज पर, विचारों पर फोकस है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है जब आप हेगल के एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए रियलिटी सिर्फ चीजों से नहीं बनी है बल्कि विचारों से बनी है, ठीक है। और रियलिटी एब्सोल्यूट स्पिरिट है, यानी परम आत्मा है। और यूनिवर्स इज अ रैशनल होल, यानी तर्क संगत संपूर्णता है हमारा यूनिवर्स। तो फाइनल रियलिटी क्या हुई, यूनिवर्स का एब्सोल्यूट माइंड, ठीक है, एब्सोल्यूट माइंड ऑफ द यूनिवर्स। और आइडियलिज्म क्या है, रियलिटी का बेस माइंड, यानी रियलिटी जो है वो आइडियाज से मिलकर के बनी है। तो रियलिटी का बेस है आइडियाज, और एब्सोल्यूट मतलब सब कुछ इंक्लूड करना। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ से कि पूरी दुनिया जो है, जो पूरा यूनिवर्स है, ये एक बड़ी थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट है, ये कहता है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ठीक है। सो विल राइट इट डाउन हियर, दिस वर्ल्ड, लेट अस जस्ट रिमूव दिस डबल कोट्स, क्योंकि ये किसी की कोटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कंक्लूजन है हमारा, ठीक है, जो हम एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के आइडिया से निकाल रहे हैं। दिस वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ a big thinking process. Understood? I hope आपको एब्सोल्यूट आइडियलिज्म समझ में आया होगा। आइडियाज और रियलिटी का एक कनेक्शन है, ठीक है ना। तो वही है कि रियलिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट। तो रियलिटी क्या है, एक्सप्रेशन है परम आत्मा से उन्होंने कंपेयर किया है। और ये जो यूनिवर्स है ये एक तर्क संगत संपूर्णता चीज है। एंड इंडिविजुअल थिंग्स हैव मीनिंग ओनली विद इन अ टोटल सिस्टम। और इसीलिए आप रिलेट करो यहाँ से कि हेगल ने स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, राज्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। तो व्यक्तिगत वस्तुएं संपूर्ण व्यवस्था के भीतर ही अर्थपूर्ण है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू हेगल्स नेक्स्ट आइडिया, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं। अभी कहते हैं फ्रीडम इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी फ्रीडम का मतलब जो मन में आए वो करना नहीं होता, ठीक है ना। फ्रीडम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का ना होना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए आप कर सको। उनके लिए रियल फ्रीडम है कि समझ के साथ रूल्स के अंदर रहकर जीना, ठीक है ना। ट्रू फ्रीडम क्या है, लिविंग अकॉर्डिंग टू रैशनल लॉज विद इन द सोसाइटी। समाज में तर्क संगत नियमों के अनुसार जीवन गुजारने को उन्होंने फ्रीडम कहा है। तो आई होप आपको ये चीज तो रिलेट कर रही होगी कि स्टेट और कानून को इन्होंने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि वो कहते हैं कि जो आपका फ्रीडम है ना, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहो वो आप कर सकते हो। इनफैक्ट फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी समझ के साथ रूल्स के अंडर रहकर आप जियो, ठीक है। अगर आप इसको आसान भाषा में समझो तो यू कैन जस्ट टेक इट दैट वे कि अगर तुम बिना रूल्स के जी रहे हो, ठीक है, तो बिना रूल्स के कुछ भी करो वो फ्रीडम नहीं है हेगल के लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर कोई कानून ही नहीं है तो फिर वो कोई आजादी नहीं है, वो एक कयास बन जाएगी, ठीक है।
वो उससे सोसाइटी में, समाज में बहुत बड़ी उलझने पैदा होंगी, उससे क्राइम्स पैदा होंगे। तो ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू हेगल इज व्हाट, वो कहते हैं ट्रू फ्रीडम तब होती है जब तुम रूल्स को समझो और उन रूल्स को अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली खुद से आगे होकर के फॉलो करो। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। उनके लिए अगेन हम हेगल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर स्टडीइंग अबाउट हेगल। तो अब क्योंकि ये पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो हेगल की थिंकिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हेगल के लिए जो आजादी है ना, जो फ्रीडम है, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन से आजादी नहीं है। उनका मानना सिंपल सा ये है कि भाई तुम आजाद तब हो जब तुम अपने समाज के रूल्स को समझो, उन रूल्स को वॉलेंटरीली फॉलो करो, ठीक है ना। और यहीं पर रोल ऑफ स्टेट को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी लॉ स्टेट बनाएगी वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो फ्रीडम फॉर हेगल क्या सिर्फ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है? नहीं, उनके लिए फ्रीडम क्या है, ट्रू फ्रीडम क्या है कि आप जो तर्क संगत नियम है, जो लॉज है, जो रैशनल लॉज है, समाज में रहते हुए इन कानूनों को फॉलो करना और उन कानूनों के हिसाब से रहने को ही उन्होंने ट्रू फ्रीडम बोला है। ठीक है ना, तो आप इतनी सी चीज याद रखेंगे दैट फॉर हेगल फ्रीडम इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स बट अकॉर्डिंग टू हिम इफ a person is following the laws of the country within a society then that is considered as true freedom। सच्ची स्वतंत्रता है कि समाज में तर्क संगत नियमों के अनुसार जीवन गुजारना। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एज पर GWF हेगल। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देखो अलग है ना। जो लिबरल थिंकर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनके लिए फ्रीडम इज जनरली व्हाट, या तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीडम, वेलफेयर स्टेट, है ना, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, वो है। लेकिन हेगल एक अलग चीज कहते हैं, वो कहते हैं जब आप अपने जीवन को समाज के अंदर रहते हुए और तर्क संगत कानूनों को फॉलो करते हुए जब आप अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो वही सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक, अब आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। अब जैसे कि हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि उनके लिए स्टेट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने राज्य को बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, वो कहते हैं कि स्टेट जो है एक हाईएस्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन है, सर्वोच्च नैतिक संस्था है एक राज्य। तो इन्होंने फ्रीडम का हाईएस्ट फॉर्म स्टेट को बताया है। ठीक है, तो हेगल के लिए स्टेट क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। हेगल के लिए राज्य एक हाईएस्ट फॉर्म है, सर्वोच्च फॉर्म है आजादी की, स्वतंत्रता की। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो, हेगल कहते हैं कि स्टेट क्या करता है, स्टेट का क्या काम होता है? बेसिकली कानून बनाना, राइट। तो स्टेट लॉज बनाता है, लॉज सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है। कानून की वजह से क्या होता है, सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज वे में रहती है, चलती है। जब हमारे पास कानून होते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि स्टेट्स का काम होता है कानून बनाना, और लॉ सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखते हैं, और इन्हीं से रियल फ्रीडम मिलती है, क्योंकि लॉज फॉलो करना ही फ्रीडम है एज पर हेगल। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो स्टेट या जो राज्य कानून बनाता है ना, वो सबके बेनिफिट के लिए ही होता है। सो ये वाली चीज हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि हेगल ने स्टेट को या फिर राज्य को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम और हाईएस्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन यानी सर्वोच्च नैतिक संस्था कही है। ठीक है, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनका ये मानना था कि स्टेट का मेन काम होता है लॉज बनाना। ठीक है, लॉज क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, और इसी में रियल फ्रीडम होता है, क्योंकि अगर कानून नहीं होंगे तो फिर तो क्राइम्स बढ़ जाएंगे ना, फिर तो क्या होगा, केओस हो जाएगी। एंड ही से कि स्टेट जो है वो सबके बेनिफिट्स के लिए ही कानून बनाती है। तो अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक रूल्स का। ठीक है, अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमें मुश्किल तो लगता है, दिक्कत भी लगती है, और ऐसा लगता है कि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है, हमारे लिए एक रुकावट है ना, कि हमें हर बार रेड सिग्नल पे रुकना है, हमें हेलमेट पहनकर ही जाना है। तो ट्रैफिक रूल्स हमें भले ही एक रुकावट के जैसे लगते हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस के जैसे लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी सेफ्टी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और सेफ्टी के साथ साथ क्या ट्रैफिक रूल्स क्या करते हैं, एक स्मूथ मूवमेंट भी तो प्रमोट करते हैं ना, ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली रूल्स क्या है,
हेगल के अकॉर्डिंग रूल्स या लॉज या फिर कानून, जो भी आप कहना चाहो, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बल्कि रियल फ्रीडम का बेस है। ठीक है, सो फॉर हेगल रूल्स आर नॉट restrictions, rules are not restrictions but the base of real freedom। और ये रूल्स बनाने का काम कौन करता है? स्टेट करती है। इसीलिए स्टेट को इन्होंने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, एथिकल इंस्टीट्यूशन कहा है। लिंक कर पा रहे हो चीजों को? यही हमें समझना है। और इन्होंने कहा कि स्टेट रिप्रेजेंट मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ईश्वर की पृथ्वी पर अभिव्यक्ति, राइट? हाँ, तो भगवान का धरती पर एक प्रेजेंस, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट। तो अब आप इस स्टेटमेंट से ही समझ जाओ कि हेगल के लिए एक राज्य का होना कितनी बड़ी चीज थी, है ना? उन्होंने हाईएस्ट एथिकल इंस्टीट्यूशन उसे कहा और बोला कि एक राज्य ही है जो कानून बनाता है ना? और राज्य ही है जो रियल फ्रीडम लोगों को देता है, क्योंकि राज्य जब कानून बनाता है तो कानून से एक सोसाइटी जो है वो एक सही सिस्टम में चलती है, सही सिस्टम फॉलो करती है ना? और जब कानून अच्छे होते हैं तो ही लोग रियल फ्रीडम को फेस कर पाते हैं। जैसे कि हमने ट्रैफिक रूल वाले एग्जांपल से समझा कि भाई कानून फॉलो करना हमें एक बंदिश तो लगती है, लेकिन वो कानून कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए हेगल के लिए रूल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्शंस बट द बेस ऑफ रियल फ्रीडम। अंडरस्टूड? अब लेट अस मूव ऑन टू हिज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास दर्शन। क्या है उनके लिए ये? देखो, वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट। अब इन्होंने हिस्ट्री, इतिहास पर काफी ज्यादा फोकस किया है। कहते हैं हिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की स्पिरिट है, विश्व आत्मा है। ठीक है, और वो ये भी मानते हैं कि जो हिस्ट्री है ना वो रैंडम इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं कई बार कि भाई जो हमारा इतिहास है ना वो बस कुछ भी हुआ है हमारे पास्ट में, दैट इज नॉट हिस्ट्री। ठीक है, हेगल का मानना है कि हिस्ट्री जो है वो किसी भी रैंडम इवेंट्स का एक कलेक्शन नहीं है। इनफैक्ट हिस्ट्री भी एक लॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? हेगल के लिए जो हमारा इतिहास है ना वो भी एक लॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इस लॉजिकल प्रोसेस में फ्रीडम धीरे धीरे डेवलप होती है, यानी फ्रीडम डेवलप्स इटसेल्फ ग्रेजुअली। तो अगर हम इस चीज को समराइज करें कि हेगल के लिए इतिहास दर्शन या फिर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो भाई सिंपल सी चीज है कि उनके लिए हिस्ट्री सिर्फ एक रैंडम इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फ्रीडम जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है ना? हिस्ट्री को इन्होंने क्या कहा? स्पिरिट का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड स्पिरिट, कि ये जो विश्व की आत्मा है ना ये डेवलप हुई है। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? हमारा जो इतिहास है वो विश्व आत्मा का डेवलपमेंट है, हेगल ने कहा। ठीक है, और हिस्ट्री में ह्यूमन थिंकिंग और फ्रीडम जो है वो धीरे धीरे ग्रो करती है, ये भी उन्होंने कहा। और एक लॉजिकल प्रोसेस कहा, प्रोग्रेस इंक्रीजिंग रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो इंसान है ना वो हिस्ट्री के साथ, इतिहास के साथ साथ धीरे धीरे अपनी आजादी को, अपनी फ्रीडम को रियलाइज करता है। ठीक है, इतिहास क्या है? स्वतंत्रता की बढ़ती हुई चेतना। ठीक है, जैसे डेस्पोटिज्म टू डेमोक्रेसी, यानी कि जब कुछ नहीं था और एक डेस्पोटिक रूल था पूरी दुनिया में, अब हिस्ट्री जो है क्या कर रही है? हिस्ट्री भी तो लॉजिकली प्रोसीड कर रही है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इतिहास में धीरे धीरे इंसान खुद को समझते समझते अपनी फ्रीडम को रियलाइज करता है, और आज हम डेस्पोटिज्म से डेमोक्रेसी तक आ पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये है उनका फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। सो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना हो तो हिस्ट्री क्या है? हेगल के लिए एक लॉजिकल प्रोसेस है। लिख ही दिया हो तो यहाँ पर, लेट अस इरेज दिस। एक लॉजिकल प्रोसेस है प्लस ग्रोथ ऑफ फ्रीडम। ग्रोथ ऑफ फ्रीडम है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? सो आई होप अभी तक आपको फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेगल का थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य की क्या इंपॉर्टेंस थी उनके लिए, वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड फैमिली फॉर GWF हेगल।
ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू सिविल सोसाइटी, देखो उन्होंने इसको तीन स्ट्रक्चर्स में, तीन स्टेजेस में डिवाइड करा है, फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड देन कम्स द स्टेट। ठीक है, तो हेगल कहते हैं कि सिविल सोसाइटी स्टेट और फैमिली के बीच का स्टेज होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेगल जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ना, सिविल सोसाइटी, दिस इज समथिंग बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। सिविल सोसाइटी मतलब कि क्या, यानी कि जो सिटीजन, सिविलियंस की जो सोसाइटी है ना, जो सिविलियन का समाज है, उसको हीगल ने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो फैमिली और स्टेट के बीच में आती है, यानी यहां पर आती है हमारी सिविल सोसाइटी। ठीक है, अब उनके लिए पहला स्टेज है फैमिली, यानी इमोशनल यूनिटी क्या प्रोवाइड करती है फैमिली, फैमिली प्रोवाइड्स अस विद लव, विद केयर, है ना, यूनिटी, एकता सिखाती है हमें हमारा परिवार। उसके बाद सिविल सोसाइटी जो हमारा सेंट्रल स्टेज है वो इकोनॉमिक रिलेशंस बनाता है, जैसे कि मार्केट्स, जैसे कि जॉब्स प्लेसेस, है ना, बिजनेसेस। तो ये क्या हो गई हमारी सिविल सोसाइटी। एंड देन स्टेट यानी हमारा राज्य जो एथिकल यूनिटी क्रिएट करता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, राइट। सो सिविल सोसाइटी, अब वो कहते हैं कि अगर सिविल सोसाइटी जो है, अब सिविल सोसाइटी तो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट रखती है, यानी हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अपना फायदा सोचता है। ठीक है, और इसीलिए आप रिलेट करो यहाँ पर कि स्टेट का होना इंपॉर्टेंट है, ताकि सिविल सोसाइटी को भी वो क्या कर सके, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। ठीक है ना, स्टेट का होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेगल के अकॉर्डिंग जो सिविल सोसाइटी है वो सेल्फ इंटरेस्ट रखने वाले इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि सिर्फ खुद का सोचने वाला जो एक हमारा सोसाइटी है उसको इन्होंने सिविल सोसाइटी कहा, और इसलिए उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी में हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, तो इसीलिए एक स्टेट का होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि इन सारी चीजों को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और इन्होंने इस 3 स्टेज स्ट्रक्चर ऑफ एथिकल लाइफ को कहा सिटलेट, आई एम रियली सॉरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, बट ये टर्म देख लो आप अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि इसको प्रोनाउंस तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, बट यस यू कैन जस्ट लुक एट दिस टर्म, और अगर ये टर्म आती है तो बस आप इतना समझ जाना कि ये है रिलेटेड टू हेगल एंड हिज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिविल सोसाइटी एंड फैमिली। ठीक है, एम आई क्लियर? अब let us see and go through his contributions. क्या क्या योगदान है इनके। इन्होंने एक सिस्टमैटिक फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म एंड डायलेक्टिक्स हमें दिया, जो सबसे पहले आप कह सकते हो जो डायलेक्टिक्स का ये जो मेथड है ना, जहां पर आप कॉन्ट्रडिक्शंस कर रहे हो अपने विचारों से, कि भाई पहले एक आइडिया आएगा, उसके बाद जिसे उन्होंने थीसिस कहा, फिर एक एंटी थीसिस आएगा, फिर ये एंटी थीसिस, थीसिस, एंटी थीसिस, थीसिस चलता रहेगा जब तक हम एक प्रॉपर समाधान पर नहीं पहुंच जाते, जिसको उन्होंने कहा सिंथेसिस। ठीक है, तो ये डायलेक्टिकल वाले मेथड से इन्होंने दुनिया को जो है वो रूबरू कराया, उसको स्टडी किया, उसकी एक सिस्टमैटिक फिलॉसफी दुनिया को दी। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारे मेजर थिंकर्स को जो है प्रभावित किया, और बहुत सारे थिंकर्स ने हेगल की स्टडी को फिर आगे और स्टडी किया। उनमें से सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स। उनके अलावा और भी थिंकर्स हैं जो हेगल से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी लिखा था, एडमंड बर्क, ये हेगल से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद जे रूसो, रिमेम्बर जे रूसो को हमने लिबर्टी वाले कॉन्सेप्ट पे भी पढ़ा था, जहां पर इन्होंने जनरल विल और सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सो दैट इज इट। तो इन्होंने काफी सारे बेसिकली थिंकर्स को भी प्रभावित किया था अपने इस विचार से, अपने इस आइडिया से। उसके बाद इन्होंने फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरी, इन्होंने मतलब एक तरह से जो हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल और सोशल थ्योरीज है उसकी एक फाउंडेशन भी रखी थी। ठीक है, अब देखो हेगल जो है ना वो मार्क्स से काफी पहले के थिंकर हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे कंटेम्प्रेरी हैं और तब इनके फॉलोअर्स बने, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ वी गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, तो आप इनका यहाँ पर टाइम पीरियड देखो। ठीक है ना, आप इनका यहाँ पर टाइम पीरियड देखो, इट इज 1770 to 1831। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर थिंकर ये जो है ये कार्ल मार्क्स के टाइम के नहीं, इनफैक्ट उनसे पहले के हैं, एंड
इन्होंने फिर आगे के जो थिंकर्स हैं उनको जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि बोथ ऑफ देम आर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, साथ साथ के नहीं है ये, ठीक है। ऑब्वियसली हेगल जो है वो कार्ल मार्क्स से पहले आए थे और इन्होंने अपने विचारों को जो है वो पहले दिया था, ठीक है। So now, and yes, again, sorry for the background noises, guys. I can't help with this, but we should stay focused with our lecture only. तो हाँ, हम contributions of Hegel की बात कर रहे थे, ठीक है। तो it is a systematic philosophy of idealism and dialectics. Let me just stop the recording till this noise is there. Yes, so finally we have some peace here again. चलो, अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे हेगल की। तो हमने बात करी थी कि ही गेव अस द सिस्टमैटिक फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, एंड डायलेक्टिक्स, एंड मोर ओवर इन्होंने बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया था अपने विचारधारा से, स्पेशली कार्ल मार्क्स, एडमंड बर्ग, जे रूसो, एंड that he laid the foundation for modern political and social theory, ठीक है। So these were his contributions. अब इनकी कुछ आलोचनाएं, डेफिनेटली जब हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं तो उनके जो आइडियाज होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उसको अपोज भी करने वाले काफी सारे थिंकर्स होते हैं। और इनका जो क्या क्रिटिसिज्म है, सबसे पहला तो क्योंकि ये क्या थे, आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, एंड यू नो दैट दिस वर्ल्ड इज वेरी मच इम्परफेक्ट, ठीक है। तो कोई भी जो आइडिया है वो बिल्कुल परफेक्ट अगर आप दिखाओगे तो जाहिर सी बात है उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, दिस वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, है ना। तो यही है कि बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट था और कॉम्प्लेक्स आइडिया था इन्होंने जो दिया, ठीक है, स्पेशली थीसिस, एंटी थीसिस और फिर उससे एक समाधान निकलना। तो ये जो है इनका जो आइडिया था ये अत्यधिक अमूर्त था और जटिल था। उसके बाद ओवर एम्फोसिस ऑन स्टेट पावर, स्टेट की पावर्स को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया था। जैसे कि हमने पढ़ाई था कि इन्होंने स्टेट को क्या माना था, इन्होंने स्टेट को सबसे एथिकल इंस्टीट्यूशन माना था, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम माना था, और कहा था कि स्टेट जो कानून बनाएगी वही जो है सभी इंडिविजुअल्स के फ्रीडम का बेसिस होगा, ठीक है। तो स्टेट को इतना ज्यादा पावर देना ये इनके लिए एक क्रिटिसिज्म बना, एक आलोचना हुई उनकी इस चीज को लेकर के, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टेट को इतनी पावर दोगे तो हो सकता है वो स्टेट कल को जो है लोगों पर या माइनॉरिटीज पर जुल्म भी करना स्टार्ट कर दे, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर इंडिविजुअल, अल्टीमेटली जो स्टेट को रन कर रहे हैं, जो लोग एक राज्य को चला रहे हैं, वो भी तो इंसान ही है, तो उनका भी तो माइंडसेट अलग अलग हो सकता है, इजंट इट। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्टेट है तो वो बिल्कुल और हमेशा फेयर रूल्स बनाएगी, है ना। दिस इज नॉट द केस, सो दैट इज वन रीजन। तो इसीलिए एक ये भी रीजन है कि इनका जो है क्रिटिसिज्म काफी हुआ, राज्य को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया, विच वॉज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है हेगल का विचार, क्योंकि इन्होंने फिर यही वाले पॉइंट पर हम वापस आ गए कि स्टेट को इतना ज्यादा एम्फसाइज कर दिया कि एक व्यक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं उसके पीछे छुप गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि स्टेट कानून बनाएगा और कानून जो है वो सब अपने मर्जी से फॉलो करेंगे, वही ट्रू फ्रीडम है, कानून को फॉलो करना ही एक व्यक्ति के लिए क्या है, ट्रू फ्रीडम है। तो ये चीज इनके लिए जो है एक क्रिटिसिज्म बनी, ठीक है, एक आलोचना बनी इनके लिए। उसके बाद ये तो कुछ क्रिटिसिज्म थे इनके, ठीक है ना, यू कैन रिमेम्बर देम, क्योंकि जो आइडियाज बहुत ज्यादा परफेक्ट नजर आते हैं ना कि अच्छा अगर ऐसा हो जाएगा, सब कानून फॉलो करेंगे तो बस बिल्कुल एक आइडियल स्टेट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना। रियलिटी में हर एक राज्य बहुत ज्यादा अलग है, इकोनॉमिक चीजों को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर, जिसको हम कार्ल मार्क्स वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बस इनके कुछ क्रिटिसिज्म थे। अब इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो एग्जाम में आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड क्लास, जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। Yes, so once again, apologies. But yes, there was something very important that I couldn't neglect. So yeah, we are back on the lecture. और यहाँ पर हम
हेगल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, आप याद रखेंगे। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट वाज रिटन बाय WF हेगल। ठीक है, GWF हेगल। उसके बाद साइंस ऑफ लॉजिक, encyclopedia of the philosophical sciences, elements of the philosophy of right, lectures on the philosophy of history, lectures on aesthetics, lectures on the philosophy of religion। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, याद रखिएगा इनको। These all works are written by GWF हेगल, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। दिस हैज बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसका काम है, किसने लिखी थी? इट वाज रिटन बाय GWF हेगल। सो आई होप अब आप जब इसको पढ़ लोगे तो आई थिंक आप याद रखोगे कि हेगल ने कौन से वर्क्स को लिखा है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस कार्ल मार्क्स इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, बिकॉज हेगल की आइडियोलॉजी को, हेगल के आइडिया को ही समझने में काफी ज्यादा टाइम लग गया है, बट कंपैरेटिवली द नेक्स्ट लेक्चर विल बी मच मोर इजियर, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं या कॉन्सेप्ट हैं, कहीं ना कहीं हम 2-4% तो हम सबको पता ही है, राइट। और फिर हम कंपैरिजन करेंगे मार्क्स का विथ हेगल, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या मेन डिफरेंसेस है उसको भी समझेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।